गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं दीप विभव और मैथ्स वर्ल्ड जोन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर्स के सेकेंड चैप्टर को करने जा रहे हैं। और दोस्तों हम ये बता दें कि इसके पहले जब भी हम क्लासरूम प्रोग्राम में थे तो हम जनरली किसको प्रीफर करते थे, तो हम क्वेश्चन से थ्योरी सेक्शन की तरफ जाना प्रीफर करते थे। लेकिन समय बदल चुका है और अभी हम फिलहाल थ्योरी सेक्शन से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थ्योरी सेक्शन से क्वेश्चन की तरफ जाना थोड़ा टफ है, लेकिन बगैर इसके हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों हम थ्योरी सेक्शंस को आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर हम कल से जो हम आर एस अग्रवाल का जो एक्सरसाइज होगा 1 और 2 को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप थ्योरी सेक्शन को अच्छे से कर लो। और समय के इस बदलाव पे ही हमारा आज का कोटेशन भी है। तो चलिए आज के कोटेशन के साथ हम अपने क्लास को शुरू करेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन सी बात लिखी गई है। यहाँ पे लिखा गया, मुझे दोस्ती करनी है वक्त के साथ, सुना है ये अच्छे अच्छों को बदल देती है। क्या बात लिखा गया है दोस्तों। ये जो समय है ना, सबको बदल के रख देता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि कोरोना के कारण कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे पढ़ने के तरीक़ों में भी चेंजिंग आई है। और वक्त का ये डिमांड भी था कि अब हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। और इसलिए आप भी बदलो, हम भी बदलते हैं और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कायम रखते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। लेक्चर में हम वेक्टर्स को देखे थे, स्केलर क्वांटिटी को देखे थे और मैग्नीट्यूड को समझे थे। आज हम जरा सा कुछ इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दूसरा क्वेश्चन है अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन की बात करें हम कि यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको एक 60 किलोमीटर मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट है जो कि 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। यहाँ पे दोस्तों समझने की ये बात है कि 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है। 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कि जो आप एंगल बनाओगे वो नॉर्थ वाले एक्सिस से ही एंगल क्रिएट होगा। मीन्स आप ध्यान रखिए कि जिसके पहले आपका ऑफ लगा है आप उसी डायरेक्शन से एंगल को क्रिएट करोगे, उसी एक्सिस से एंगल के क्रिएट करोगे। और यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन लेने का मतलब था और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई एंगल मेंशन नहीं किया गया है, मतलब कि ये साउथ और ईस्ट के मिड में है। मीन्स एंगल यहाँ पे कितने का होगा, 45 डिग्री का। और मैग्नीट्यूड जैसे आप ग्राफ पेपर में 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर का बनाते हो, हमें वही काम यहाँ पे करना है। तो दोस्तों देखिए मैंने कैसे इसको ड्रॉ किया है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने डायरेक्शन को चूज किया। एक डायरेक्टेड लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये आपका परपेंडिकुलर एक्सेस है जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपको ड्रॉ करना था एक डायरेक्टेड लाइन जो कि 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ था। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ईस्ट और नॉर्थ वाला प्लेन को चूज किया और यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल मैंने किस एक्सिस से बनाया, जो कि नॉर्थ वाले एक्सिस से। तो यहाँ पे उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो कि हमारा कहा गया था कि ईस्ट और ईस्ट साउथ और कोई एंगल नहीं दिया गया था। तो जब भी कोई एंगल नहीं दिया जाए तो एंगल कितने का होगा, एंगल 45 का होगा, बीच का डायरेक्शन होगा। तो ये एंगल आप 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बोलो तो या ईस्ट ऑफ साउथ बोलो तब। अब मैग्नीट्यूड आप अपने ग्राफ पेपर पे अपने स्पेस के अकॉर्डिंग लेते हो। तो चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। आज हम टाइप ऑफ वेक्टर्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ वेक्टर्स कितने टाइप के हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे पहला जो है हमारा नल वेक्टर्स। मीन्स क्या, ये अगर नल वेक्टर कहने का मतलब होता है कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो तो वो नल वेक्टर कहलाएगा, मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड 0 होते हैं। दूसरा यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 यूनिट हो, इकाई यूनिट का हो तो यूनिट वेक्टर होगा। दोस्तों आपको मैंने बता रखा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं।
मतलब क्या था, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब उस लाइन सेगमेंट की लंबाई से था। और हम आगे भी मैग्नीट्यूड को और भी बेहतर ढंग से समझते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका लंबाई केवल और केवल 1 यूनिट का होगा। तो इसके बाद हम आगे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है, सॉरी, यूनिट वेक्टर में और भी कुछ हमारे लिए है यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर में यहाँ पे देख लीजिए क्या है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। और यहाँ पे देखिए कि मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि अगर कोई वेक्टर है तो उसमें दो चीज़ होता है, जैसा कि आप जानते हो। एक जो होता है आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर होगा तो उस वेक्टर में क्या क्या होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसका डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड को अगर ए वेक्टर है तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये रहा आपका ए वेक्टर का डायरेक्शन। ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन को उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा दे तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम फिर से अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो दोस्तों ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो ए वेक्टर का मतलब है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ ए वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब वेक्टर को बनने में उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इससे हम इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं, जो कि ये यूनिट वेक्टर ए कैप है, इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए ए कैप इक्वल टू ऊपर के इक्वेशन से हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब चलिए हम चलते हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। दोस्तों लाइक वेक्टर कहने का मतलब होता है कि इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए और इस कंडीशन में वेक्टर्स पैरेलल भी होंगे डेफिनेटली। जैसे ये ए वेक्टर हो गया और ये एक और वेक्टर ले लीजिए, कोई और वेक्टर ले लीजिए, इनके मैग्नीट्यूड पे आपको जाना नहीं है। अगर इन ये सब पैरेलल है मतलब कि इनका डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर लाइक हो गए। और अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जैसे ये एक वेक्टर ले लो आप और एक कोई दूसरा वेक्टर ले लो, अगर ये पैरेलल है मतलब कि इनका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है तो आप कहोगे कि ये वेक्टर अनलाइक हो गया। नेक्स्ट है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है। पैरेलल वेक्टर आप समझ ही रहे हो कि ये सारे वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर हैं। तो जो भी पैरेलल वेक्टर होंगे उनको हम कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं। और ध्यान है दोस्तों कि इसमें मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, बस वेक्टर पैरेलल है तो वेक्टर कोलिनियर हो गए। नेक्स्ट है आपका को इनिशियल वेक्टर। नाम से एकदम से जैसे कि क्लियर है कि सेम इनिशियल पॉइंट से जो वेक्टर जनरेटेड होंगे। जैसे कि आप ये वेक्टर ले लो, फिर इसी इनिशियल पॉइंट से एक और वेक्टर, फिर इसी से, ये सारे के सारे वेक्टर क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। उसके बाद होता है आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि सेम प्लेन में ही रहे। अब अगर आप 2 डायमेंशन में हो तो वो भी वेक्टर 2 डायमेंशन में, अगर आप 3 डायमेंशन में हो तो वो भी वेक्टर 3 डायमेंशन में, मतलब कि आपका प्लेन सेम हो है तो कहेंगे कि वेक्टर कोप्लेनर है। उसके बाद मेरा है को टर्मिनस वेक्टर। मतलब यहाँ पे आपका टर्मिनल पॉइंट सबका पता होगा लेकिन आपको इनिशियल पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जैसे कि देखिए एक वेक्टर यहाँ पे आके टर्मिनेट कर गया, दूसरा यहाँ पे टर्मिनेट, मतलब सबका टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए। ये पॉइंट सब में कॉमन, टर्मिनल पॉइंट इनमें कॉमन है तो कहेंगे कि ये को टर्मिनल वेक्टर है। नेक्स्ट है आपका निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए निगेटिव ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड आपका मायने रखता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब लेंथ ऑफ द लाइन सेम होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मीन्स अगर हम बात कर ले, यह आपका अगर ए वेक्टर है और सेम वही उसी मैग्नीट्यूड के आप दूसरा वेक्टर बनाओ लेकिन डायरेक्शन आपका केवल अपोजिट हो गया तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। और इस केस में आप ए वेक्टर इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी वेक्टर बोल सकते हो या फिर बी वेक्टर इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हो। तो ये है आपके निगेटिव ऑफ अ वेक्टर।
मतलब इसमें क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन आपके उलट जाते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है, तो इसमें आपके मैग्नीट्यूड जो होंगे इफेक्टेड होंगे लेकिन डायरेक्शन जो होते हैं सेम रहते हैं। मतलब इसमें डायरेक्टेड लाइन के लेंथ में ही परिवर्तन आता है। जैसे अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर का लाइन होगा तो दूसरा वेक्टर 1/5, क्योंकि 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5 होता है। मीन्स अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर का लाइन है तो अगर इसको आप 5i वेक्टर बोलते हो, मान लेते हैं, हम आगे बताएंगे आई वेक्टर का क्या मतलब है 5i कैप का, तो ये 1/5i का होगा, मतलब ये। तो ये हुआ आपका रेसिप्रोकल सेंस। क्या मतलब है, चलिए यहाँ पे मान लो कि आपके पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है बी, यहाँ पे कोई पॉइंट है और आप इस पॉइंट से अगर कोई वेक्टर ड्रॉ करो जो कि इस पहले वाले वेक्टर के पैरेलल हो, तो ये वेक्टर आपका लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। तो आप बात समझ गए कि लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होता है, किसी पॉइंट के थ्रू हम गिवन वेक्टर के पैरेलल ही एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। दूसरा, अब नेक्स्ट है हमारा फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर को हम लोग कर चुके दोस्तों अभी, तो अब आता है फ्री वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसमें हम बात करें फ्री वेक्टर में क्या होता है, तो वेक्टर जो है केवल और केवल किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वेक्टर्स जो है मतलब बदलेगा जब उनका लेंथ बदल जाए या उनका डायरेक्शन बदल जाए। हमारी बात को आप ध्यान से सुने, किसी वेक्टर का मतलब तब बदल जाता है जब उनका लेंथ बदल जाए, मतलब मैग्नीट्यूड बदल जाए, या फिर उनका डायरेक्शन बदल जाए। अगर वेक्टर्स के पोजीशन को आप चेंज कर दो एक जगह से दूसरे जगह तक, तो इनका कोई मतलब चेंज होता नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है और आप इसको सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर को कहीं और डिस्प्लेस कर दिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं और, तो वेक्टर्स का सेंस नहीं बदला है जब तक कि आपने इसके या तो डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया या फिर मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। मीन्स ये वेक्टर्स को ना आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ए वेक्टर को आप यहाँ डाल लो, आप कहीं और अपने अकॉर्डिंग कहीं में भी सुविधा के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो ये हो गए आपके फ्री वेक्टर्स, मतलब ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, आप कहीं में भी इनको शिफ्ट कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि इनका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही इनका डायरेक्शन चेंज हो। तो इस टाइप से ये हमारे फ्री वेक्टर हुए। चलिए अब हमारा वेक्टर्स एडिशन है, जो कि हम दो टाइप से देखेंगे। एक तो आपका ट्रायंगल लॉ होगा और दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ में देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर को बना रखा है। तो ध्यान दीजिए ट्रायंगल लॉ कहता क्या है कि अगर ये ए वेक्टर, कहने का मतलब यहाँ ओ ए वेक्टर को हम ए वेक्टर बोले हैं और ए बी वेक्टर को बी वेक्टर बोले हैं। आप क्लियर देख पा रहे हैं, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर और ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो इस केस में आपके ध्यान रहे, पहले वेक्टर का जो कि इनिशियल पॉइंट था और दूसरे वेक्टर का जो कि टर्मिनल पॉइंट था, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन ही आपका इन दोनों का सम होगा। मतलब ओ बी वेक्टर ही यहाँ पे आपका ए बी वेक्टर है, जिसे हम आगे चल के आर वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से जानेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई वेक्टर हो, दो वेक्टर्स को आप इस टाइप से शिफ्ट करें कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, और फिर आप तीसरा वेक्टर इस टाइप से ड्रॉ करो कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाए। तो ये तीसरा वेक्टर, मतलब यहाँ पे ओ बी वेक्टर ही दोनों का सम है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिए गए हैं दोस्तों वेक्टर के रिगार्डिंग। यहाँ पे क्या बताया गया कि ए वेक्टर आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव हो सकता है, सॉरी एक वेक्टर आपका वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। उसी तरह वेक्टर एडिशन आपका एसोसिएटिव भी होता है, और यहाँ पे जीरो वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे हमारे वेक्टर एडिशन के रिगार्डिंग पे दोस्तों। फिर से यही बात बोला गया कि ये जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर
और या फिर ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, इनका कोई मतलब चेंज नहीं होता और ये ए वेक्टर ही रहेगा। और नोट 4 है मेरा, माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर आपको एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। वेक्टर पोजीशन वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर्स जो होते हैं ना ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, इनका इनिशियल पॉइंट हमको पता होता है। अगर कोई वेक्टर अगर यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, जैसे कि आप यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लो और ये अगर आपका ओरिजिन है और यहाँ से आप कोई वेक्टर ड्रॉ करते हो ओरिजिन से, तो ये वेक्टर अगर पी वेक्टर है तो हम इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो अब समझ चुके हो आप कि अगर ये इसका नाम हम ओ ए वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर आपको क्या दिखा रहा है? पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि 3 डायमेंशंस में हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, और अब हम एक्सरसाइज पे भी चलेंगे। तो अभी आप करो क्या कि जितने भी आप एक्सरसाइज को बनाना शुरू करो और जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। हम उन क्वेश्चंस को ज़रूर ही अपने वीडियो के लेक्चर सेशन में शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।